हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आई वेलकम यू टू आई थैंक माय डॉक्टर। टुडे वी हैव विद अस renowned diabetologist Dr. Sunil Gupta. He is also the director of Diabetes Care and Research Center. The last time we spoke to him, Dr. Gupta spoke about the frequently asked questions that people have about diabetes. आज हम लोग उनसे बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज को लेके, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कैसे मैनेज किया जाए। सर, एक और बार आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे। So nice of you, Amar. Thank you. सर, जैसे कि हमने पिछली बार बात की कि हमने अलग अलग टाइप की डायबिटीज की बात की और उसके रीजंस के हम लोग गए। अब एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने पिछले इसमें भी कहा था, लेकिन हमने उसको बहुत एलाबरेट नहीं किया था, दैट इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो भी लोग जिनको डायबिटीज है या टाइप 1 है या टाइप 2 है, जनरली हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो हमेशा लोग बहुत पीपल आर वेरी रिलीजियस अबाउट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, कुछ कराते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो इतना प्रेवलेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कितनी फ्रीक्वेंट ये चेकअप्स होने चाहिए डायबिटीज पेशेंट्स के लिए? उन्होंने कितने फ्रीक्वेंट डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, अपने चेकअप कराना चाहिए? सबसे पहले में हम मधुमेहियों को पेशेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, एंड दे आर पीपल विद डायबिटीज, सो दे आर नॉट पेशेंट्स। सबसे पहला मैसेज सभी मधुमेहियों के लिए, अपने आप को पेशेंट मत बोलिए। ये एक ऐसी अवस्था है जो आपके साथ आ गई है। कई बार आपको 5 की जगह 6 उंगली आ जाती है तो अपन उसको बीमारी नहीं मानते, वैसा ही डायबिटीज आज की तारीख में। सेकंड, सो एक पॉजिटिविटी हमको सभी को समझना चाहिए। यदि डायबिटीज है तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि आपको यह एक डिसिप्लिन चीज आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए डायबिटीज आपके साथ आ गया, कि अब आप बराबर रेगुलर सवेरे उठ रहे हैं, सवेरे बराबर घूमने जा रहे हैं, बराबर परहेज रख रहे हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप तनावग्रस्त नहीं होते हैं, बराबर समय पर खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, अल्कोहल नहीं लेते, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लेते, तो एक्चुअली दवाइयाँ बराबर लेते हैं, साल में एक बार बराबर डॉक्टर ने जैसे बोले वो चेकअप करवाते हैं, तो इससे अच्छी डिसिप्लिन लाइफ नहीं हो सकती है अमर। तो यदि डायबिटीज आया है तो वो आपके लिए एक प्रकार से वरदान है, और उसको आप वरदान जैसे ही लेंगे। पहला मैसेज मैनेजमेंट के बारे में। सो सेकंड जो पार्ट है हमारे उसमें कि हमने कौन कौन से चेकअप कैसे कैसे कराना चाहिए, तो उसमें हमने शायद पिछले इसमें बताया था कि साल में एक बार आप आंखों की जांच करवाएं, वह भी आंखों के चश्मे के नंबर की नहीं, हमने आंखों के रेटिना की जांच करानी चाहिए, जिसमें कि आंख में दवाई डालकर आपको आधा घंटा डॉक्टर बोलते हैं बैठने के लिए, और उसके बाद चेकअप होता है। रेटिना है ना, पीछे का पर्दा होता है। तो डायबिटीज में यदि हमने अर्ली स्टेज में डायबिटिक रेटिनोपैथी को पकड़ लिया और उसको ट्रीटमेंट दे दिया, तो आगे जाके अंधेपन से हम बच सकते हैं। उसी तरह साल में एक बार किडनी की जांच करना चाहिए, उसमें किडनी के ब्लड टेस्ट होते हैं, किडनी के यूरिन टेस्ट होते हैं, और यह टेस्ट में किडनी अर्ली स्टेज में भी किडनी डैमेज यदि मालूम पड़ गया तो हम किडनी डैमेज से बच सकते हैं। और कई एक ऐसी फेज भी होती है जहां से हम रिवर्स हो सकते हैं, नॉर्मल भी आ सकते हैं, तो उसमें यूरिन में एक माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट होता है, ब्लड में क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, ये करना चाहिए। उसी तरह साल में एक बार हार्ट की जांच होनी चाहिए। डायबिटीज में मैंने बताया कि 2 से 3 गुना ज्यादा हार्ट अटैक के होने की संभावना होती है, पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि डायबिटीज में चेस्ट पेन नहीं होता टिपिकल, जो नॉन डायबिटीज में होता है, और सडनली एकदम से हार्ट का अटैक आ जाता है। फिर हमको अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि नींद में ही उनको अटैक आ गया। ये बहुत कॉमन है डायबिटीज में। तो यह जो पेन लेस हार्ट अटैक बोलते हैं इसको, विदाउट पेन, बिकॉज दी डायबिटीज के कारण उनकी जो नर्व होती है पेन वाली हार्ट की, वो थोड़ी सी पैरालाइज जैसी हो जाती है, और इसके कारण आपको पेन का सेंसेशन नहीं होता। तो आपको जब चेस्ट पेन नहीं होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, और आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो अंदर के अंदर बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए हर मधुमेही ने चेस्ट के पेन की रास्ता ना देखते हुए अपना साल में एक बार हार्ट का भी चेकअप करवाना चाहिए। उसी तरह पैर की खून की नलियों में ब्लॉकेज आ सकते हैं, पैर की नसों में ब्लॉकेज, नसें खराब हो सकती हैं, उसकी भी जांच साल में एक बार होना चाहिए। उसी तरह अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें। कोलेस्ट्रॉल की जांच भी आपने, लिपिड प्रोफाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, वह भी साल में एक बार होनी चाहिए। थायराइड की भी जांच बीच बीच में होना चाहिए, मे भी साल 2 साल में थायराइड यदि नहीं है तो थायराइड, टाइप 1 डायबिटीज में खासकर थायराइड होने की संभावना ज्यादा होती है। उसी तरह टाइप 2 डायबिटीज में भी थायराइड की संभावना होती है, तो एक बार वह भी चेक रेगुलरली होना चाहिए। तो दीज आर, इसके अलावा अभी रिसेंटली दांतों की जांच को भी इंक्लूड किया गया है कि दांतों की भी जांच साल में एक बार होनी चाहिए। और
इवन आपका जो लीवर की जांच है, क्योंकि लीवर के ऊपर भी डायबिटीज का असर होता है, तो लीवर एंजाइम भी चेक होना चाहिए, जिसके कारण की इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है मोटापे में, खासकर फैटी लीवर। अब अक्सर अपनी सोनोग्राफी कराने जाते हैं और आपका लीवर बोल देते हैं कि आपको फैटी लीवर है, फिर आप दौड़ते हुए डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे लीवर में फैट जमा हो गया है। तो वो फैटी लीवर जो होता है वो डायबिटीज में बहुत कॉमन होता है, तो उसकी भी जांच हमने रेगुलरली करनी चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार। सो दीज आर सम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस टू बी डन बाय टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हम लोग 5 साल के डायबिटीज होने के बाद टारगेट ऑर्गन्स को चेक करते हैं। थायराइड हम लोग साल में एक बार करते हैं, पर बाकी टेस्ट हम 5 साल के टाइप 1 के डायबिटीज की बात करते हैं। पर टाइप 2 में जिस दिन डायग्नोसिस आपका हुआ उस दिन से ही करना चाहिए सब टेस्ट। सर, एक खान पान एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली एक्सरसाइजिंग जो हम बात किए। काफी सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि किस टाइप का डाइट होना चाहिए, हाई प्रोटीन होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए। तो एक डायबिटिक का खान पान जनरली कैसा होना चाहिए? देखिए, आहार यदि हम एक डायबिटीज के मैनेजमेंट को एक टेबल के रूप में यदि कल्पना करें, टेबल है ना, एक टेबल है, उसको 4 पाहे है, पहिए क्या बोलते हैं उसको, आप 4 पिलर्स हैं। तो एक वन पिलर इज डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज। थर्ड पिलर इज योर मेडिसिन। फोर्थ पिलर इज मॉनिटरिंग, monitoring of sugar and other checkups. And but still the table is complete, Amar, or is not complete? I'm asking you now. No, I don't think. 4 पिलर मैंने दे दिया, table is complete or not complete? No, I think something is missing. Something is missing. A table top is missing. Without table top, the table is incomplete. Yes. And education is the table top, okay. which nation next is doing here. So I really appreciate कि हम लोग जो एक बड़ा अवेयरनेस का एक बड़ा आपने एक मिशन चला के रखा हुआ है। I really appreciate it. So डायबिटीज में भी इस एजुकेशन का महत्व बहुत ज्यादा है। तो डाइट जिसके पर हम यदि वापस जाते हैं कि पहला पिलर जो है डाइट, तो डाइट के बारे में कुछ बेसिक नियम होते हैं कि हर 3.5 से 4 घंटे में कुछ खाते रहें, खाली पेट भी ना रहें, पेट भर के भी ना खाएं, मीठा छोड़ के, मीठा में शक्कर, गुड़, मिठाई, शहद, गड़ी शक्कर, ये सभी चीजें अलाउड नहीं है। लोग बोलते हैं साहब मैं शक्कर नहीं गुड़ खाता हूँ, कोई बोलता है मैं शहद ले लेता हूँ, यह भी अलाउड नहीं है। तो मीठा पूरी तरह से बंद। बाकी आप, मैं हमेशा लोगों को लाइटर में बोलता हूँ उमर कि बोल रहे हैं डॉक्टर साहब मीठा थोड़ा सा खा सकते हैं, मैं बोलता हूँ मीठा खाइए मत, पर मीठा बोलना मत छोड़िए। मीठा बोलते रहिए, मीठा खाना नहीं। सो इतना ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब उसमें बैलेंस डाइट का एक फॉर्मूला होता है कि जिसमें आपका बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस प्रोटीन, बैलेंस फैट ये होना चाहिए। अब ये हमारे आम जनता के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये शायद उतना ज्यादा उनको समझ में नहीं आता है कि ये मैंने बोल दिया 55% लेना है, 30% लेना है, 20%, उसको कोई अर्थ नहीं है। तो एक सादा बात में यदि हम एक प्लेट अपन जिसको हम डायबिटीज की प्लेट, यदि हम थाली एक हम यदि तैयार करें, तो थाली का जो आधा हिस्सा है, आधा हिस्से में आपका फाइबर्स होना चाहिए, सलाद होना चाहिए और बाकी चीजें होना चाहिए जिससे आपका पेट भर सके और जो आपका हेल्दी होता है। जो 1/4 जो हिस्सा है वो 1/4 हिस्से में आपका सब्जी होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल्स या इस टाइप की चीज होना चाहिए। और बचा हुआ जो 1/4 है उसमें आपका दाल चावल यानी रोटी सब्जी होना चाहिए, और एक जो 1/4 है उसमें दाल वगैरह होना चाहिए। तो दाल सब्जी 1/4, रोटी चावल 1/4 एंड हाफ ऑफ देम विल बी सलाद। जहां तक घी तेल का सवाल है तो हम लोग बोलते हैं कि चुटकी भर, या यदि आप बोलते हैं तो कि आपको एक फैमिली में 500 ml पर पर्सन पर मंथ इतना तेल घी का कंजम्पशन होना चाहिए। दैट इंक्लूड तेल एज वेल एज घी। पर हम लोग सब लोग बहुत एक घर में 3 लोग भी रहे, 2 लोग भी रहे तो भी आराम से 2-3 लीटर खत्म हो जाता है। परंतु यदि हम माने यदि अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो भी अपने 500 to 750 ml पर पर्सन पर मंथ यह ऑयल का कंजम्पशन होना चाहिए। तो आपने थोड़ा सा घी, थोड़ा सा तेल, ये सब यूज करना चाहिए। नमक भी बिल्कुल चुटकी भर होना चाहिए। तो हम लोग अंगूठा दिखाते हैं कि चुटकी भर नमक होना चाहिए। सो लाइक दिस इज योर एंड वाटर इनटेक शुड बी इनफ। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने चीज बोली कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो शक्कर नहीं खाता, या मैं गुड़ खा लेता हूँ, या शहद मैं ले लेता हूँ। बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन। हाँ। यस।
तो इसमें एक सर एक और चीज है, एक शुगर फ्री की भी बात करते हैं हम लोग, शुगर फ्री भी काफी लोग आर्टिफिशियल लेते हैं। स्वीटनेस बोलते हैं हाँ उनको, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, हाँ। स्वीटनेस। तो जी, तो उसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस हाँ, हमारे इसमें की, और उसके बारे में बहुत सारी लोगों के मन में धारणाएं और गलत धारणाएं दोनों भी है। गलत धारणा ये है कि दे आर नॉट सेफ, बट यदि हमने उसको मॉडरेशन में थोड़े से इसमें लिया जाए तो वह कोई वह रिकमेंडेड है, बाकायदा ड्रग अथॉरिटीज की तरफ से भी रिकमेंडेड है। सो थोड़ा सा यदि हमने कोई भी प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करें, चाहे वो एस्पार्टेम हो, चाहे वो सुक्रालोज हो, चाहे वो स्टीविया हो। स्टीविया एक होता है वो नेचुरल फॉर्म का होता है, लाइक पत्ती से तैयार होता है, तो वो स्टीविया लीव्स, तो उससे वो भी तैयार हो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड दे आर इन मॉडरेशन, दे आर सेफ। सिर्फ उसकी आदत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग करते हैं फिर वो डाइट करके अलग अलग ड्रिंक्स आते हैं ना, डाइट वाले ड्रिंक्स, तो वो फिर उसमें बहुत सारा लेते हैं, फिर दिन भर पीते रहते हैं, दैट इज नॉट सेफ। तो इवन शुगर फ्री हैज टू बी इन अ वेरी बैलेंस्ड क्वांटिटी। इट शुड बी बैलेंस्ड यार। आप बैलेंस। सवेरे की चाय शाम की चाय में ले रहे हैं, दूध में ले रहे हैं, कॉफी में ले रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। कभी आप घर में खीर बना रहे हैं, घर में श्रीखंड बना रहे हैं, उस समय आपने डाल लिया अलग से, तो दैट इज आल्सो सेफ, नॉट इश्यू। सर हमारे पिछले इंटरेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से लोग ज्यादा प्रोन है। तो आपने कहा कि ओबीज लोग, दे वेरी ओबीज पीपल आर वेरी प्रोन टू डायबिटीज। आपने ये भी चीज कहा कि कुछ कुछ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है मैनेज करने के लिए। कुछ लोग जैसे 3 महीना बहुत अच्छे से करेंगे, जिम जाएंगे, सब कुछ करेंगे। एक चीज है कि टू लूज वेट मेनी पीपल आर रिसोर्टिंग टू, देयर इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस। People are resorting to that. So what kind of कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव इम्पैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का हो सकता है डायबिटिक के ऊपर? नहीं, हमारा अभी ना पहले एक जमाने में, आज से 2-3 साल पहले, 5 साल पहले तक हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को अच्छा नहीं मानते थे। परंतु अभी कुछ कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स आए हैं जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर नॉन डायबिटिक्स इज रियली गुड। ओके। जिनको डायबिटीज नहीं है, सिंपल ओबेसिटी है, तो पीपल आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, दे आर आल्सो कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन वाला भी, एक अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, कुछ लोग एकदम कंसिस्टेंटली वो फॉलो कर रहे हैं। तो यदि आपने उनको कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो उससे रिजल्ट्स रिलेटिवली ठीक है, पर डायबिटीज के लिए हम लोग उनको रिकमेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि डायबिटीज में आपने सवेरे गोली खाई रहती है, इंसुलिन लिया रहता है, उसमें आप बोलेंगे कि मैं 12 घंटे या 14 घंटे कुछ नहीं खाऊं, सिर्फ सवेरे खूब सारा खा लूं और दिन भर कुछ ना खाऊं। तो बेसिक प्रिंसिपल ही मधुमेह में है कि आपको 4-4 घंटे में खाना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर पीपल विद डायबिटीज, स्पेशली टेकिंग मेडिसिन, इज नॉट feasible and it's not advisable. But for those who are just on diet control and just want to lose weight, in those patients, yes, they can try that. But intermittent fasting सबको सूट होगा ऐसा नहीं है। लाइक आई एम अ केस ऑफ माइग्रेन, जहां मैंने लंबा गैप दिया कि मेरा माइग्रेन शुरू हो जाता है। इस तरह से कई लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है, रिफ्लक्स डिसीज होती है। तो ऐसे इसमें फिर कई बार मैंने पेट में डिओडिनल अल्सर्स वगैरह भी होते हुए देखा है हमने, बिकॉज ऑफ लॉन्ग गैप बिटवीन द मील्स। तो यू हैव टू बी केयरफुल, इट हैज टू बी हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। सर हम लोग आपके बॉडी को कौन सा चीज सूट होता है नहीं होता वो आपको करना पड़ेगा, वो ज्यादा जरूरी है। जी जी। सर हम लोग अगर एक आइडियल लाइफ को देखें तो दिस इज वेरी आइडियल कि एक इफ अ पर्सन इज डायबिटिक, उसको एक सर्टेन बैलेंस डाइट फॉलो करना है, एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है, सब कुछ फॉलो करना है। बट एज आई सेड, इट इज आइडियल लाइफ। आई मीन नॉट मेनी पीपल वुड रिजॉर्ट टू इट। obviously, I mean, some people will think कि once a drink is okay and मैं महीने में 2 बार कर सकता हूँ या ये सब चीजें कर सकता हूँ। तो हैबिट्स का जो लोग इतना नहीं कर पाते, हैबिट्स का, या ये obviously, I mean, alcohol is something which is bad or smoking is something which is bad, but people cannot really, ideally speaking, people cannot really give up on it like ऐसे ही बोल के। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना मॉडरेशन में ये करना चाहिए? आप ऑब्वियसली करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर लोग करते भी है तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए ये सब चीजों के लिए? Smoking 100%, tobacco 100% no. ओके। Alcohol you can, if you are diabetic, then you can have whiskey, which is whiskey or wine, but which should be in moderation. For male we allow 60 ml, and for female we allow 60 to 120 ml, and for female it is 60 ml, 30 to 60 ml. And it is occasional, it is allowed. Beer should be absolutely not allowed. Okay. Beer is not good.
I'm glad that you said in moderation, sir, because people take liberty of it. लोग liberty ले लेते हैं। लिबर्टी ले लेते हैं और फिर तकलीफ होती है। और उसके साथ जब आप जो स्नैक्स लेते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। उसमें आप फ्राइड स्नैक्स ना लेते हुए या एकदम पूरे मूंगफली, कई बार बहुत ज्यादा हैवी फ्राइड फूड और हैवी कैलोरी वाले फूड ना लेते हुए आप सलाद के साथ यदि ले तो ज्यादा अच्छा है। सलाद एंड समथिंग लाइक विच इज हेल्दी फूड। सर पकोड़े के साथ ना लेते हुए, समोसे के साथ ना लेते एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ मच, कितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज या बाकी जो चीजें हैं, योगा है, एक्सरसाइज है या फिजिकल फिटनेस है, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटिक के लाइफ में? जहाँ तक सवाल है योगा का, तो मैं बता दूं कि योगा एज ए मेडिटेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय, इवन इट हैज एंटर्ड इनटू, इट हैज कम इनटू आवर मेडिकल बुक्स आल्सो, एंड नाउ यू हैव गुड साइंटिफिक डाटा टू सपोर्ट दैट योगा सर्टेनली रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। और कई स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं लोगों के, शुगर्स भी का, ऐसा नहीं बोल सकते कि डायबिटीज खत्म हो जाएगा, बट सर्टेनली यदि आपका HbA1c 9 पे है तो यदि आप अच्छे से योगा रेगुलरली फॉलो करते हैं, हो सकता है 3-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद आपका 9 से वो 8.5 पे आ जाए, या हो सकता है 8.1 8.2 पे आ जाए। तो दैट इज व्हाट इज योगा। इट विल आल्सो रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर टू सम एक्सटेंट, मींस उसके ऊपर भी कंट्रोल के लिए अच्छा होता है। तो ये एक हो गया योगा का। पर अगेन आई स्टिल एम्फसाइज ऑन वन थिंग, is consistency in the yoga practices. It's not just 3 months you do it and just forget about it. It's not going to work for long period. Second is regular walk. तो यदि हमने regular walk formally 150 minutes per week, बट अभी बहुत रिसेंट एक डाटा आया है कुछ एक आध साल, 1.5 साल 2 साल पहले, अभी अपील हुआ है सब लोगों को कि इंडियंस में जो डाटा आया है, इंडियंस वोंट रिस्पॉन्ड एज वेल एज दैट ऑफ कॉकेशियंस if they go for 150 minutes walk, they will have to go for 250 minutes walk per week. So अभी हमारे लिए ये है कि चलो हम 150 नहीं, हमको कम से कम 200 से 250 मिनट पर वीक करना है। तो हमारे टारगेट्स और बढ़ गए, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हमारी बॉडी अलग है, हम लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी है, हम लोगों को विसरल फैट बहुत ज्यादा है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड विच इज एथ्रोजेनिक फैट, विच इज फैट जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस, ब्रेन अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए बिकॉज वी आर हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंट, हम लोगों का फैट वैसा है, इसीलिए। और हम लोगों को, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत देश में डायबिटीज 10 साल पहले आता है, हार्ट अटैक भी 10 से 15 साल पहले आता है बाकी देशों की तुलना में। और इसीलिए हम लोगों की एक्सरसाइज प्रैक्टिस, और हमारे को एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है ही नहीं ऑनेस्टली। ऐसे हम कल्चरली ऐसा देखा जाए बाकी देशों की तुलना में, तो हमारे यहाँ के लोग ऐसा रेगुलर एक्सरसाइज बहुत कम लोग करते हैं, एक्सेप्ट इन वेरी सिविलाइज्ड सोसाइटी। PGI चंडीगढ़ में के साइड, चंडीगढ़ के आसपास चले जाएंगे जहाँ बहुत ही सिविलाइज्ड वे है, तो शायद वहाँ लोग रेगुलरली वॉक करते होंगे, पर बिजनेस कम्युनिटी या ये बहुत कम इन लोगों को एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है। तो हमको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस इनकलकेट करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 150 मिनट पर वीक करना है। पर यदि मैं चाहूंगा कि, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नाउ रिसेंट डाटा से 250 मिनट्स पर वीक, सो 40 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 6 days a week is must, एटलीस्ट 6 days a week। एक दिन की आप छुट्टी स्टेट गवर्नमेंट वाली ले सकते हैं, 2 दिन की सेंट्रल गवर्नमेंट की ना लें। तो दैट इज अबाउट वॉकिंग, बट यू शुड सर्टेनली वॉक ऑन अ रेगुलर बेसिस। ब्रिस्क वॉक इज सफिशिएंट, बट यदि आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेक केयर ऑफ गुड क्वालिटी शूज, है ना। अपने पैरों की भी, डायबिटीज में क्या होता है, पैरों डायबिटिक फुट होते हैं, उसमें सेंसेशन चले जाते हैं, फिर यदि आपने अच्छे शूज नहीं पहने तो उसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस while going for exercise। और ये हो गया हमारा एरोबिक एक्सरसाइज। इसी तरह मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज जो होती है, अनएरोबिक एक्सरसाइज, जैसे आप जिम की बात की आपने बोलते बोलते, वेट लिफ्टिंग, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको ट्वाइस अ वीक रिकमेंडेड है। सर आपने बहुत अच्छा, मैं उस पॉइंट पे आने, आई थिंक मेरा और आपका टेलीपैथी मैच करता है, मैं उस पॉइंट पे आने ही वाला था कि ये जो डायबिटिक फुट है, आई मीन व्हाट इज दिस फिनोमेनन, आई मीन ये क्या होता है? डायबिटिक फुट में हमने बात करी थी कि डायबिटीज में नर्व्स के ऊपर भी असर होता है। नर्व्स है ना, हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो हमारे को सेंसेशन देती हैं, जैसे मैंने आपके पैर में या हाथ में चिमटी लिया ऐसा, तो आपको तुरंत आपके ब्रेन में मैसेज जाएगा कि डॉक्टर सुनील गुप्ता नाम का, आपकी आंख देखेगी सुनील गुप्ता को पहचानेगी, और फिर आपको ब्रेन को मैसेज देगी कि गुप्ता नाम का एक आदमी सामने आया है, अपने आप को डॉक्टर बोलता है, और वो आपको चिमटी ले रहा है। समझे कि नहीं समझे? दिस इज व्हाट इज अ सेंसरी पाथवे। तो सेम इज देयर इन योर फीट आल्सो। पैरों में भी वैसे ही सेंसेशन होते हैं जो आपको सेंसरी ब्रेन में जाता है, और आपको आपकी आंख ने सामने सांप देखा
और सांप देख के आपको ब्रेन ने ऑर्डर किया कि देखो सामने सांप आ रहा है, आप जल्दी से पलटो, और आपके पैर को ऑर्डर किया कि आप भागो, दौड़ो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। सो दैट इज व्हाट इज मोटर सिस्टम। तो डायबिटीज में सेंसरी एज वेल एज मोटर नर्व्स दोनों अफेक्ट हो जाती हैं, और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो इस तरह से डायबिटीज के में जब नसों के ऊपर असर होता है तो हमारे पैरों के सेंसेशन चले जाते हैं, पैरों में बर्निंग फीट होता है, पैरों में चलते चलते चप्पल निकल जाती है, पैरों में कहीं कांटा गड़ गया या कुछ गड़ गया, कांच गड़ गया, तो आपको उसका सेंसेशन नहीं आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डायबिटिक फुट। तो इसको हम लोग हाई रिस्क फुट बोलते हैं। तो इसकी जांच हमने साल में एक बार करना चाहिए। यदि हमने नहीं किया, उसी तरह उसमें वेसल्स भी ब्लॉकेज होती है जिसको डायबिटिक वेस्कुलोपैथी बोलते हैं। तो एक नर्व ब्लॉक हो गई, नर्व खराब हो गई, इसलिए न्यूरोपैथी हो गया, डायबिटीज में सेंसेशन चले गए। आप कल्पना कीजिए ना, आपको यदि सेंसेशन नहीं है तो आप कांटे पर भी चल जाओगे, आप कांच में भी लग जाएगा, आपको लगेगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके पैर में कुछ लगा है, और फिर वो अंदर घाव बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह वहां पर ब्लड वेसल्स भी अफेक्ट होती है, जो छोटी छोटी वेसल्स जो हमारे पैरों की तरफ जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज आने से उसमें ब्लड सप्लाई भी कम होता है, तो हीलिंग के लिए भी प्रॉब्लम होता है। वुंड छोटा सा भी वुंड हो गया तो बराबर हील नहीं होता है। तो दिस इज मिक्स पिक्चर, न्यूरोपैथी एंड वेस्कुलोपैथी। नसें भी खराब है और ब्लड वेसल्स भी खराब हुई है। तो ऐसे यदि फुट किसी डायबिटीज को होता है, खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज में, या शुगर कंट्रोल नहीं रहा, ऐसे लोगों को, अल्कोहल वालों को भी बहुत कॉमनली न्यूरोपैथी होती है। तो ये सब चीजें हमारे को अवॉइड करना चाहिए, और पैरों की हिफाजत साल में एक बार करना चाहिए, क्योंकि इसमें 85% of the foot amputations are preventable. Can you believe this? Okay. 85% of the foot amputation है, 85% पैर जो काटे जाते हैं, चाहे वो अंगूठा काटा जाए चाहे पैर काटा जाए, जितने भी amputations होते हैं वो preventable होते हैं up to 85%, and that is only with the early diagnosis and early treatment. Practically every foot can be prevented. तो इसीलिए हमको पैरों की हिफाजत बहुत अच्छे से करना पड़ता है जी। सो सर, इज दैट व्हाई, मतलब हम लोग सुनते हैं कि जो डायबिटिक है उनको, अगर उनको कोई घाव आए या कहीं कुछ लग जाए, उनको बहुत उसकी हिफाजत करना चाहिए, क्या यही रीजन है उसका? या एक वो रीजन है कि वहाँ वेसल सप्लाई, ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होता है। दूसरा, वहाँ न्यूरोपैथी कारण सेंसेशन नहीं रहते हैं। तीसरा, एक और हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है डायबिटीज में, एंड दैट इज व्हाई आप अक्सर सुनते हैं कि कोविड में जो भी मॉर्टेलिटी होती है, या जो भी क्रिटिकल केयर होते हैं, जो जिनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है या आईसीयू में एडमिशन होना पड़ रहा है, उसमें डायबिटीज वालों की प्रमाण बहुत ज्यादा है। यानी यदि 60 to 70% ऑफ देम आर डायबिटिक्स इन दोज, एंड मॉर्टेलिटी भी उन लोगों की ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम रही तो नेचुरली कोई भी वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आएगा, तो हमारा जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी डिलेड होता है। सर, एक हम लोगों ने बात की थी, जब से आपने कोविड की भी बात की, हमारे पिछले इंटरेक्शन में हमने बात की कि कभी सोचा नहीं था कि हर घर में ऑक्सीमीटर होगा और ये सब चीजें। डायबिटिक के लिए भी एक ग्लूकोमीटर होता है जिससे आप अपने शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। मतलब हाउ मच वुड यू रेकमेंड कि ये किसी डायबिटिक के पास में कितने रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, कितने रेगुलर बेसिस पे उन्होंने घर पे चेक करना चाहिए? दिस इज अनदर पिलर। आपको एक डाइट बता दिया, एक एक्सरसाइज बता दिया, अब हम जा रहे हैं मॉनिटरिंग के ऊपर। जो हमारे टेबल का चौथा पहिया, अब तीसरा पहिया ये है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में ये ध्यान रहे अमर जी कि हर व्यक्ति के घर में ग्लूकोमीटर होना मस्ट है। लोगों के मन में उसकी गलत धारणा है, मन में आई विल से गलत धारणाएं हैं, रॉन्ग मिथ, इट्स रॉन्ग फीलिंग एंड इट इज अ मिथ कि ग्लूकोमीटर अच्छी रिपोर्ट नहीं देता है। ग्लूकोमीटर की रिपोर्ट मेरे हिसाब से काफी सही है, सिर्फ आपने उसको मेंटेन करना चाहिए। तो हर व्यक्ति ने ग्लूकोमीटर रखना चाहिए। जिन लोगों को सिर्फ गोलियां चालू है उन्होंने एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार चेक करना चाहिए, फास्टिंग पोस्ट मील। जिन लोगों को इंसुलिन चालू है उन्होंने हफ्ते में एक प्रकार से तो रोज का एक बार टेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों को मल्टीपल डोजेस इंसुलिन चालू है उन्होंने एटलीस्ट दिन में 2 बार शुगर की चेकअप हमेशा करते रहना चाहिए, और अपने इंसुलिन के डोजेस कम ज्यादा करना चाहिए। तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग, प्रेगनेंसी के समय हमको दिन में 4-4 5-5 बार शुगर की चेकअप करनी पड़ती है डिलीवरी होते तक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है जी। और सर, दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि पोस्ट मील और आफ्टर मील शुगर कितनी होनी चाहिए? हाँ, फास्टिंग शुगर हमारी होनी चाहिए 90 और 130 के बीच में, सभी लोगों की खाली पेट की शुगर, जो लोगों को डायबिटीज है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर आपकी 160 के 140 के अंदर रहना चाहिए। हो सके तो 160 तक भी चल जाएगी। जो बहुत एल्डरली लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं 180 और 200 तक भी खाना खाने के बाद की शुगर चल जाएगी। मॉनिटरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारे, जिसको हम लोग HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1c। ये आपकी एवरेज शुगर देता है पिछले 3 से 4 महीने की। तो हर मधुमेही ने हर 4-4 महीने में ये वाली टेस्ट करना चाहिए,
जिससे कि आपको एवरेज मिल जाए। यदि आपने अपनी एवरेज शुगर 7 के अंदर रखी तो डेट मीन्स कि आपका शुगर पिछले 3-4 महीने बहुत अच्छा कंट्रोल में रहा है। तो हर व्यक्ति ने साल में 3 बार, कम से कम, हो सके 3 बार, नहीं हो सके तो एटलीस्ट साल में 2 बार HbA1c की टेस्ट करके उसको 7 के अंदर रखना जरूरी है। तो ये ब्लड शुगर तो ग्लूकोमीटर से तो करना ही है, पर HbA1c भी टेस्ट करना चाहिए और ये मैंडेटरी है पूरे विश्व में। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज के ऊपर में। आई होप लोगों को मदद मिले और जिन लोगों के मन में कुछ सवाल रहे हो किस तरीके से मैनेज किया जाए, उनके सवालों के जवाब भी उनको मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता वंस अगेन। थैंक यू अमर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.